रेगिस्तान के बीचों बीच लड़कों का एक झुंड तपती हुई धूप में रेत खोद रहा था। सूरज सिर के ऊपर आग की तरह जल रहा था और गर्म हवाएं उनके शरीर को झुलसा रही थीं। अचानक पास ही रेत में सरकता हुआ एक रेटल स्नेक दिखाई दिया। लड़कों ने चौकन्ना होकर सांप को देखा, लेकिन उनमें से एक लड़का जो अब तक की मेहनत और तपिश सहन नहीं कर पा रहा था, उसने जैसे हिम्मत खो दी। उसने अपने जूते उतारे और मजाक में या शायद निराशा से उस सांप को छूने की कोशिश की, मगर यह उसकी आखिरी गलती साबित हुई। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, पल भर में उस रैटल स्नेक ने उसे डस लिया और उसकी वहीं मौत हो गई। उसी समय दूर शहर में स्टैनली अपने विचारों में खोया सड़क पर चल रहा था। तभी अचानक ऊपर से एक जोड़ी जूते गिरे और सीधे उसके सिर पर आ लगे। जोर का झटका लगा और स्टैनली धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। उसे समझ नहीं आया कि ये जूते कहां से गिरे। क्योंकि उसके पिता स्मेली फीट की बीमारी का इलाज ढूंढने की रिसर्च कर रहे थे, स्टैनली ने सोचा कि ये जूते घर ले जाना उपयोगी रहेगा। लेकिन तभी पुलिस वहां पहुंच गई। उन्होंने तुरंत कहा कि ये वही मशहूर बेसबॉल प्लेयर के जूते हैं जो हाल ही में एक चैरिटी इवेंट से चोरी हुए थे। पुलिस को पूरा विश्वास हो गया कि जूते स्टैनली ने ही चुराए हैं। पुलिस ने स्टैनली को पकड़कर उसके घर ले जाकर परिवार से पूछताछ की, लेकिन उसके परिवार ने कोई हैरानी नहीं दिखाई, बल्कि उन्होंने इस मुसीबत का दोष उस कर्स को दिया जो उनकी पूरी जनरेशन पर बरसों से छाया हुआ था। पुलिस को घर में और भी अजीब चीजें मिलीं। स्टैनली के पिता के कमरे में जूतों के कई दर्जन पेयर्स पड़े हुए थे और स्टैनली के कमरे की दीवारें उसी बेसबॉल स्टार के पोस्टर्स से भरी हुई थीं। इतने सबूतों के बाद स्टैनली को अदालत में पेश किया गया। वहां उसे 2 विकल्प दिए गए, या तो जेल जाओ या फिर 18 महीने कैंप ग्रीन लेक में बिताओ, जो कि जुवेनाइल ऑफेंडर्स के लिए था। जेल का ख्याल डरावना था, इसलिए स्टैनली ने कैंप को ही चुना, जो उसे कम कठोर सजा लगी। कुछ ही दिनों में एक बस उसे रेगिस्तान में ले गई। वहां चारों ओर सिर्फ गड्ढे और रेतीला मैदान था। दूर एक छोटा कस्बा दिखा जहां सब लड़के प्रिजन यूनिफॉर्म्स पहने हुए थे। यहीं उसकी पहली मुलाकात कैंप के सख्त और खुरदरे इंसान मिस्टर सर से हुई। उसने स्टैनली को कैंप के नियम बताए। यहाँ कोई गार्ड टावर या फेंस नहीं था, क्योंकि चारों तरफ सैकड़ों मील तक फैला हुआ रेगिस्तान था जिसमें पानी का नामो निशान तक नहीं था। कोई भी भागने की हिम्मत नहीं कर सकता था। स्टैनली को सिर्फ 2 सेट्स कपड़े और एक शवल दिया गया। नियम साफ थे, हर दिन उसे ठीक 5 फीट गहरा गड्ढा खोदना होगा और उसे उसी शवल से मापकर पूरा करना होगा। अगर उसने देर की तो उसे और ज्यादा धूप में झुलसना पड़ेगा। साथ ही उसे रैटल स्नेक और येलो स्पॉटेड लिजर्ड से सावधान रहना होगा, क्योंकि ये दोनों तुरंत जान ले सकते थे। इसके बाद स्टैनली से उसकी मुलाकात कैंप के काउंसलर डॉक्टर पेंडास्की से कराई गई, जिसने उसे कैंप घुमाया और सबसे जरूरी नियम समझाया, कभी भी वार्डन को नाराज मत करना। पेंडास्की ने बाकी लड़कों को आदेश दिया कि वे स्टैनली को उसका बेड दिखाए, वही बेड जिस पर उससे पहले रहने वाले लड़के की उल्टी का दाग अब तक पड़ा हुआ था। पेंडास्की सबको उनके असली नाम से बुलाता था, लेकिन यहाँ लड़के सिर्फ निकनेम से एक दूसरे को पहचानते थे। कैंप का सबसे छोटा लड़का जीरो था और उसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि वह लगभग कभी बोलता ही नहीं था। स्टैनली ने जब गलती से एक लड़के को उसके असली नाम से बुला दिया तो तुरंत उसे धक्का देकर चेतावनी दी गई कि यहाँ सिर्फ निकनेम से ही बुलाना होगा। डिनर के समय स्टैनली को सिर्फ बीन्स से बनी डिश मिली, लेकिन पीटर ने उसका खाना छीन लिया क्योंकि उसका कहना था कि स्टैनली ने अभी तक गड्ढा नहीं खोदा है, इसलिए वह इसका हकदार नहीं है। लड़कों ने उत्सुकता से पूछा कि स्टैनली यहाँ क्यों आया है। जब उसने बताया कि उस पर मशहूर खिलाड़ी के जूते चोरी करने का आरोप है, तो जीरो अचानक पूछ बैठा, क्या उन जूतों पर लाल एक्स का निशान था? यह सवाल सुनकर सब हैरान रह गए। स्टैनली ने हाँ कहा और उसे याद आया कि उसके ट्रायल में उस बेसबॉल स्टार ने बताया था कि वह ऑनर फंड्स में पला बड़ा था और इसलिए अक्सर चैरिटी इवेंट्स में जूते दान करता था। उस रात स्टैनली सो नहीं पाया। उसे अपने दादा की बातें याद आईं, जिन्होंने कहा था कि उनका परिवार कर्स्ड है। इसी वजह से उसके पिता कभी अपनी इन्वेंशंस में सफल नहीं हो पाए। यहाँ तक कि उसका ग्रेट ग्रैंडफादर भी बदकिस्मत था। उसने एक बार स्टॉक मार्केट से बहुत पैसा कमाया था, लेकिन बाद में कुख्यात अपराधी किसिंग केट ने उसे मार डाला। उसकी आदत थी कि वह अपने शिकार को मारने के बाद उन्हें चूमती और उनके चेहरे पर लाल लिपस्टिक का निशान छोड़ती, लेकिन स्टैनली के ग्रेट ग्रैंडफादर को उसने नहीं चूमा। उसने सिर्फ उसका ट्रेजर बॉक्स छीना और उसे रेगिस्तान में प्यास से मरने के लिए छोड़ दिया। अगली सुबह अंधेरे में ही सब लड़कों को जगा दिया गया ताकि वे काम शुरू कर सकें। हर किसी को नाश्ते में केक और एक शवल दिया गया, लेकिन जैसे ही स्टैनली ने एक शवल उठाया, पीटर ने उसे धक्का देकर वह छीन लिया। वह शवल छोटा था और सिर्फ उसी का था। जब वे डिगिंग साइट पर पहुंचे, मिस्टर सर ने स्टैनली को सख्त लहजे में समझाया कि अगर खोदते वक्त उसे कुछ इंटरेस्टिंग मिले तो उसे रिपोर्ट करना होगा। अगर वार्डन को वह चीज पसंद आई तो उस दिन का बाकी समय छुट्टी मिल सकती है। लेकिन उसने यह भी कहा कि वे किसी खास चीज की तलाश में नहीं खोद रहे, बल्कि यह सब सिर्फ उनका कैरेक्टर मजबूत करने के लिए है। सब लड़के खोदने लगे। कभी कभी वे जानबूझकर मिट्टी दूसरे के गड्ढे में फेंक देते। स्टैनली ने सबको ध्यान से खोदने की सलाह दी, लेकिन सब हंस पड़े। खोदते हुए वह फिर से अपने फैमिली कर्स के बारे में सोचने लगा। उसका पूर्वज इलिया कभी एक पिग फार्म में काम करता था और मालिक की बेटी मायरा से प्यार करने लगा था। उसने सलाह लेने के लिए फॉर्चून टेलर जिरोन से मुलाकात की। जिरोन ने कहा कि उसे यह सब छोड़कर अमेरिका जाना चाहिए क्योंकि वहीं उसका असली भाग्य है, लेकिन इलिया ने हार नहीं मानी और मायरा से शादी की इच्छा जताई। मालिक ने इनकार कर दिया क्योंकि उसी समय एक और लड़के ने दहेज में बड़ा पिग दिया था। इलिया को निराश देख जिरोन ने उस पर दया की और उसे एक चाल सिखाई। उसने कहा कि हर दिन उसे एक पिगलेट को पहाड़ पर ले जाना होगा, वहां उसे स्ट्रीम से पानी पिलाना होगा और गाना गाना होगा। धीरे धीरे पिग बड़ा होगा और इलिया खुद भी मजबूत होता जाएगा।
जब वह पिग मायरा के पिता को देगा तब उसे जीरोन को भी पहाड़ पर ले जाकर वही पानी पिलाना होगा। अगर उसने यह वादा तोड़ा तो उसके परिवार पर सदा के लिए कर्ज लग जाएगा। इलिया ने निर्देशों का पालन किया और पिग बड़ा हुआ, लेकिन जब उसने उसे मायरा के पिता को दिया तो उसके प्रतिद्वंदी का पिग भी उतना ही बड़ा था। पिता ने कहा कि अब मायरा खुद अपना पति चुनेगी। मायरा को समझ नहीं आया तो उसने नंबर गैसिंग गेम खेलने का फैसला किया। उसकी इस सतही सोच से इलिया नाराज हो गया और जीरोन की बात मानकर अमेरिका जाने का निश्चय किया, लेकिन उसने जीरोन को पहाड़ पर नहीं ले गया, जिससे जीरोन ने क्रोधित होकर उसके पूरे परिवार को हमेशा के लिए शाप दे दिया। वर्तमान में लौटते हुए ऑफिसर ट्रक से पानी लेकर आया और सबको अपनी कैंटीन भरने दी। उसने स्टैनली का मजाक उड़ाया क्योंकि सिर्फ एक दिन में उसके हाथों में ब्लिस्टर्स पड़ गए थे। जीरो सबसे तेजी से गड्ढा पूरा करता था। लड़के उसका मजाक उड़ाते कि शायद वह मिट्टी ही खा जाता है। आखिरकार स्टैनली ने भी अपना गड्ढा पूरा किया, लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आया, इसलिए उसने खुद ऊपर चढ़ना सीखा। लौटते वक्त उसने मिस्टर सर को बंदूक ताने देखा, लेकिन वह निशाना स्टैनली पर नहीं बल्कि एक येलो स्पॉटेड लिजर्ड पर साध रहा था। पहली गोली चूक गई और छिपकली स्टैनली की तरफ झपटी, लेकिन दूसरी गोली से सर ने उसे मार गिराया। दिन पर दिन गुजरते गए। धीरे धीरे स्टैनली कैंप की कठोर दिनचर्या का आदी हो गया। सुबह जल्दी उठना, बीन्स खाना और पूरे दिन गड्ढे खोदना। उसके हाथों में और ब्लिस्टर्स बनते गए। कभी खतरनाक जानवर मिलते और कभी शावर्स तक नहीं चलते। बाकी लड़के उसे अक्सर चिढ़ाते और कमजोर कहते। मुसीबत से बचने के लिए स्टैनली चुप रहता। अपने माँ को लिखे पत्रों में वह झूठ बोलता कि वह एक सामान्य समर कैंप में मजे कर रहा है। एक दिन खुदाई करते वक्त उसे एक फॉसिल मिला और उसने पेंडांस्की को दिखाया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि वार्डन को फॉसिल्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने यह भी बताया कि यह जगह कभी एक झील हुआ करती थी और आसपास की जमीन वार्डन के दादा की थी। यहाँ से कहानी एक फ्लैशबैक में जाती है। उस वक्त यह कस्बा चहल पहल से भरा हुआ था। एक व्यापारी सैम अपनी घोड़े गाड़ी में प्याज बेचने आता था। उसका दावा था कि ये प्याज हर बीमारी ठीक कर सकते हैं और यहाँ तक कि खतरनाक लिजर्ड्स को भी दूर भगा सकते हैं। सैम की मुलाकात स्थानीय स्कूल टीचर कैथरीन से हुई। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ गए। सैम हमेशा उसके लिए खास प्याज लाता और बदले में कैथरीन उसे खुद तोड़े हुए पीच का जार देती। कस्बे के ज्यादातर आदमी कैथरीन को पसंद करते थे और सैम को मिलने वाले ध्यान से जलते थे। एक बरसात के दिन जब स्कूल की छत टपक रही थी, कैथरीन ने बच्चों को जल्दी घर भेज दिया। सैम ने उसे ठीक करने का प्रस्ताव दिया और इसी बहाने दोनों ओर करीब आ गए। सैम ने स्कूल की बाकी टूटी चीजें भी सुधारी, लेकिन हर शाम जब कैथरीन बड़ों को पढ़ाती, सैम को कस्बे के मर्दों की गंदी बातें सुननी पड़ती। वार्डन का दादा वॉकर भी कैथरीन को सीधे डेट पर बुलाने लगा, लेकिन कैथरीन ने इनकार कर दिया। इससे वॉकर बहुत नाराज हो गया। धीरे धीरे स्कूल कस्बे की सबसे खूबसूरत इमारत बन गया, लेकिन सैम का म्यूल मर गया और उसे नाव का इस्तेमाल करना पड़ा। एक और बरसात वाले दिन सैम और कैथरीन ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर एक दूसरे को किस किया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वॉकर ने यह सब देख लिया है। उसने तुरंत पूरे कस्बे में यह खबर फैला दी। कुछ ही घंटों में कस्बे के गुस्साए मर्द इकट्ठे हुए और उन्होंने सजा के तौर पर स्कूल को जला डाला। घबराई कैथरीन मदद के लिए शेरिफ के पास दौड़ी, लेकिन वह नशे में धुत था और उसने मदद करने की बजाय कैथरीन से एक किस मांगा। जब कैथरीन ने नशे में धुत शेरिफ को अपने से दूर धकेला तो वह ठहाके मारकर हंस पड़ा और उसका मजाक उड़ाने लगा। उसने सैम को गंदी गालियां दी और क्रूरता से कैथरीन को याद दिलाया कि इंटररेशियल रिलेशनशिप्स कानूनन गैर कानूनी थीं। उसने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि सैम का अंजाम सिर्फ एक ही होगा, उसे जरूर फांसी दी जाएगी। यह सुनकर कैथरीन का खून जम गया। डर और बेचैनी में वह तुरंत सैम को चेतावनी देने भागी, लेकिन किस्मत पहले ही अपना खेल खेल चुकी थी। जब तक कैथरीन वहां पहुंची तब तक देर हो चुकी थी। सैम अपनी नाव पर था और उसे गोली मार दी गई थी। कैथरीन ने अपने सामने अपने प्रिय को तड़प कर मरते देखा। कुछ समय बाद टूटे दिल और बदले की आग में जलती कैथरीन वापस लौटी। उसने सीधे उसी शेरिफ को गोली मार दी जिसने मदद करने की बजाय उसकी बेइज्जती की थी, और मरने से पहले उसके होठों पर वह किस रख दिया जिसकी उसने कभी उससे मांग की थी। इसके बाद कैथरीन ने कस्बा छोड़ दिया और इतिहास की सबसे कुख्यात अपराधियों में से एक बन गई। दुनिया उसे किसिंग केट के नाम से जानने लगी। वर्तमान में लौटते हुए कैंप में पीटर स्टैनली के पास आया और धमकी देते हुए बोला कि अगली बार अगर खुदाई के दौरान उसे कुछ मिले तो वह सीधे उसे देना होगा। कुछ दिनों बाद कस्बे में स्टैनली गलती से उस लड़के से टकरा गया जो अक्सर उसे परेशान करता था। माहौल गर्म हो गया और दोनों लगभग लड़ने ही वाले थे, लेकिन तभी बाकी लड़के बीच में आ गए। उस घटना के बाद धीरे धीरे स्टैनली को समूह का सम्मान मिलने लगा। अब उसे भी बराबरी का हिस्सा माना जाने लगा और सबने उसका निकनेम रख दिया कैवमैन। यहाँ तक कि पानी भरने की लाइन में भी उसे बेहतर जगह मिलने लगी। कुछ ही समय बाद स्टैनली को अपनी माँ का पत्र मिला। उसमें लिखा था कि उसके पिता का एक्सपेरिमेंट अब भी असफल हो रहा है और मकान मालिक उन्हें जल्द ही घर से निकाल सकता है। इसी दौरान जीरो ने देखा कि स्टैनली पत्र पढ़ रहा है। जीरो ने कबूल किया कि उसने कभी पढ़ना नहीं सीखा और विनती की कि स्टैनली उसे सिखाए, लेकिन स्टैनली ने थकान का बहाना बनाते हुए मना कर दिया। उसने कहा कि वह अच्छा टीचर नहीं है और दिन भर की कठोर मेहनत के बाद आराम करना चाहता है। एक और डिगिंग सेशन के दौरान स्टैनली को अचानक एक छोटा सा ऑब्जेक्ट मिला जिस पर के भी अक्षर खुदे थे। सबने अंदाजा लगाया कि यह किसी हैंडगन का शेल केसिंग होगा, लेकिन यह बहुत पतला था। पीटर ने बिना झिझके वह वस्तु स्टैनली से छीन ली। हालांकि स्टैनली ने विरोध किया। जब पेंडांस्की ने इसे देखा
तो उसने तुरंत अपने सुपीरियर को खबर दी। कुछ देर में वार्डन खुद वहां पहुंची। सब लड़के दंग रह गए क्योंकि वह बेहद खूबसूरत और साथ ही खतरनाक लग रही थी। उसे यह खोज बहुत पसंद आई। उसने पीटर को दिन भर की छुट्टी दे दी और बाकियों को आदेश दिया कि वे पीटर के गड्ढे के आसपास का पूरा इलाका खोद डालें। उस दोपहर लड़कों ने सामान्य से कहीं अधिक मेहनत की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। सिर्फ एक छोटा नॉब मिला। आखिरकार कई दिन खोदने के बाद वार्डन ने हार मान ली और सबको पहले की तरह अपने अपने गड्ढे खोदने भेज दिया। अगले दिन जब मिस्टर सर सबकी कैंटीन्स में पानी भर रहा था तो एक लड़के ने चोरी छिपे ट्रक से सनफ्लावर सीड्स का बैग चुरा लिया। मिस्टर सर जाते ही सबने बीज बांटकर खाना शुरू कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद मिस्टर सर को शक हुआ और वह ट्रक मोड़कर लौट आया। घबराहट में लड़कों ने बैग छिपा दिया, लेकिन गलती से वह फट गया और सारे बीज सीधे स्टैनली के पैरों के पास गिर गए। स्टैनली ने घबराकर उन्हें रेत से ढकने की कोशिश की। जब मिस्टर सर पहुंचा तो उसने जमीन पर बीज बिखरे देखे। सबको चौंकाते हुए स्टैनली ने अपने दोस्तों को बचाने के लिए झूठ बोल दिया और दोष अपने ऊपर ले लिया। मिस्टर सर ने उसे तुरंत पकड़ लिया और सजा देने के लिए वार्डन के पास घसीट ले गया। वार्डन के दफ्तर में चारों ओर किसिंग केट के पोस्टर लगे हुए थे। उसने स्टैनली को अपना खास नेल पॉलिश दिखाया जिसमें रैटल स्नेक का झर मिला था। वह मुस्कुराते हुए नाखून रंग रही थी और अचानक उसने मिस्टर सर को जोर से तमाचा मार दिया। यह सजा इसीलिए थी क्योंकि उसने स्टैनली की खुदाई को सनफ्लावर सीड्स जैसी बेकार चीज की वजह से रोका था। फिर उसने आराम से स्टैनली को वापस भेज दिया। जब स्टैनली खुदाई वाली जगह लौटा तो सब लड़के उसे हीरो की तरह देखने लगे। जीरो ने तो पहले ही उसके हिस्से का गड्ढा खोद दिया था। इसके बदले में स्टैनली ने जीरो को पढ़ना सिखाने का वादा कर लिया। कुछ दिनों बाद जब स्टैनली की फिर मिस्टर सर से मुलाकात हुई तो उसने अपना चेहरा दिखाया। वहां वार्डन के जहरीले नाखूनों के भयानक निशान पड़े थे। गुस्से से भरकर मिस्टर सर ने स्टैनली की कैंटीन में पानी भरने से इनकार कर दिया। इस बीच स्टैनली को याद आया कि उसने वार्डन के ऑफिस में क्या देखा था। उसे यकीन हो गया कि वह छोटा धातु का ट्यूब दरअसल किसिंग केट की लिपस्टिक थी। यहाँ से एक और फ्लैशबैक खुलता है। केट सिर्फ उन्हीं लोगों को मारती थी जो सैम की मौत और स्कूल जलाने में शामिल थे, लेकिन कई बार उसने लूटपाट भी की थी। स्टैनली के ग्रेट ग्रैंडफादर से खजाना छीनने के बाद उसने उसे उसी जगह गाड़ दिया जहां कभी झील हुआ करती थी। आराम करते हुए एक दिन केट को वॉकर और उसकी पत्नी ने पकड़ लिया। तब तक कस्बा पूरी तरह उजड़ चुका था क्योंकि जिस दिन सैम की हत्या हुई उसी दिन झील सूख गई थी और लोग गरीबी से बर्बाद हो गए थे। केट ने वॉकर को मारने की बजाय मीठा बदला चुना। उसने खुद को एक लिजर्ड से डसवा लिया और खजाने का राज अपने साथ कब्र में ले गई। इसके बाद वॉकर और उसकी आने वाली पीढ़ियां हमेशा बेकार में रेगिस्तान में गड्ढे खोदने को मजबूर रहीं। वर्तमान में लौटते हुए स्टैनली ने जीरो को पढ़ाना शुरू किया। जीरो ने बताया कि उसका असली नाम हेक्टर जेरोनी है, यानी वह उसी फॉर्चून टेलर जीरोन का वंशज था जिसने कभी इलिया को शाप दिया था। जीरो की खुदाई की गति सबसे तेज थी, इसलिए उसने स्टैनली की मदद करनी शुरू कर दी। इससे बाकी लड़के जलने लगे। एक दोपहर जीरो ने अपनी माँ के बारे में बताया। उसने कहा कि उसकी माँ ने उसे पालने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन एक दिन अचानक गायब हो गई। तब से जीरो सड़कों पर भटक रहा था। कुछ समय बाद एक बुल्ली ने स्टैनली को ताना मारा कि उसने सिर्फ जीरो की मदद से ही गड्ढा पूरा किया। स्टैनली ने विरोध किया और पेंडांस्की ने भी उन्हें लड़ाई के लिए उकसाया। दोनों जमीन पर कुश्ती करने लगे और स्टैनली जल्दी ही दब गया। तभी जीरो कूद कर आया और अपने दोस्त को बचाने के लिए उस बुली को लगभग मार ही डाला। पेंडांस्की ने डराकर हवाई फायर किया और तभी वार्डन भी पहुंच गई। लड़के ने तुरंत चुगली की कि जीरो स्टैनली की मदद करता है। स्टैनली ने जल्दी से सफाई दी कि यह बस पढ़ाई सिखाने के बदले में है, लेकिन वार्डन को गुस्सा आ गया। पेंडांस्की लगातार जीरो का मजाक उड़ाता रहा और उसे मूर्ख कहता रहा। आखिरकार जीरो सहन नहीं कर पाया, वह फट पड़ा, पेंडांस्की को फावड़े से मारा और रेगिस्तान की ओर भाग गया। मिस्टर सर उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन वार्डन ने रोक दिया। उसने ठंडी आवाज में कहा कि जीरो का कोई रिश्तेदार नहीं है और वे उसके रिकॉर्ड मिटाकर ऐसे दिखा सकते हैं जैसे वह कभी था ही नहीं। उस शाम सब लड़के चर्चा करने लगे कि जीरो रेगिस्तान में जरूर मर जाएगा, लेकिन स्टैनली बेचैन रहा। उसे अपने ग्रेट ग्रैंडफादर की कहानी याद आई जो केट द्वारा लूटे जाने के बाद रेगिस्तान में 16 दिन तक जिंदा रहा था। कहा जाता है कि उसे गॉड्स थंब नामक जगह पर शरण मिली थी। अगले दिन जीरो की जगह लेने नया लड़का आया जिससे स्टैनली नाराज हुआ। उसने योजना बनाई। जब मिस्टर सर पानी भरने आया तो स्टैनली अचानक ट्रक में कूद गया और उसे दौड़ा ले गया। मिस्टर सर दरवाजे से लटक गया, लेकिन स्टैनली ने उसे धक्का देने की कोशिश की। तभी ट्रक नियंत्रण खो बैठा और एक गड्ढे में जा गिरा। स्टैनली हिम्मत नहीं हारा। वह ट्रक से उतरा और तपते रेगिस्तान की ओर भाग गया। बाकी लड़के खुशी से चिल्लाने लगे। वार्डन को जब खबर मिली तो उसने आदेश दिया कि मिस्टर सर स्टैनली की गुमशुदगी की रिपोर्ट 2 हफ्ते बाद करे। उसे पता था कि तब तक स्टैनली के मिलने की कोई उम्मीद नहीं होगी। जलती धूप और रेत के बीच स्टैनली आगे बढ़ता रहा। कई बार उसे जहरीली छिपकलियां मिली, लेकिन उसने उन्हें नजरअंदाज किया। आखिरकार उसे सैम की पुरानी नाव दिखाई दी। उसके नीचे जीरो पड़ा हुआ था। वह बेहद कमजोर हो चुका था, लेकिन अब भी जिंदा था। शून्य अब तक पीच जाम के पुराने जार खाकर जिंदा था, वही पीच जो कभी कैट ने सैम को दिए थे। स्टैनली ने भी कुछ खाया और तभी उसे दूर एक पहाड़ दिखा जो अंगूठे जैसा था। उसे एहसास हुआ कि यही गॉड्स थंब है। दोनों ने नाव छोड़ दी और पहाड़ पर चढ़ाई शुरू की। ये बेहद कठिन था। स्टैनली फिसलकर गिरने वाला था, लेकिन जीरो ने फावड़ा बढ़ाकर उसे खींच लिया। इससे जीरो का हाथ घायल हो गया। स्टैनली ने पट्टी बांधी, लेकिन शून्य बार बार गिरने लगा। अंततः स्टैनली ने उसे अपनी पीठ पर उठाया और चढ़ता रहा, ठीक वैसे ही जैसे उसका पूर्वज कभी पिग को उठाकर ले गया था। आखिरकार उन्हें पहाड़ पर हरी घास का टुकड़ा मिला। वहां एक छोटा स्ट्रीम था जिसमें साफ पानी बह रहा था
और चारों ओर सैम के प्याज उग रहे थे। दोनों ने पानी पिया और प्याज खाए। धीरे धीरे उनकी ताकत लौट आई। स्टैनली ने अपने परिवार का पुराना गीत गाया। उसे यह पता नहीं था कि यही वही पिग ललबाई थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। यही गाना गाते हुए उसने अनजाने में जीरोन का शाप तोड़ दिया। उसी वक्त स्टैनली के पिता की इन्वेंशन सफल हुई। उसने प्याज और पीचेस को मिलाकर फुट ओडर का इलाज खोज निकाला। पूरा परिवार खुशियों से झूम उठा। अगली सुबह जीरो ने कबूल किया कि वही था जिसने जूते चुराए थे। उसने अनाथालय में वे जूते देखे और बिना जाने ले लिया कि वे मशहूर हैं। जब पुलिस पीछे पड़ी तो उसने उन्हें पुल से नीचे फेंक दिया और वे सीधे स्टैनली पर गिरे। बाद में जीरो एक और बार चोरी करते पकड़ा गया, लेकिन स्टैनली नाराज नहीं हुआ। उसने इसे किस्मत माना। इस बीच स्टैनली का लॉयर करेक्शनल फैसिलिटी पहुंचा और अदालत ने उसकी बेगुनाही साबित कर दी, लेकिन वार्डन ने जिद में लॉयर को भगा दिया। उसने कहा कि वह वापस लौटेगा। स्टैनली और जीरो ठीक होने के बाद उस जगह लौटे जहां उसे लिपस्टिक ट्यूब मिली थी। घंटों खुदाई करने के बाद उन्हें खजाना मिल गया। तभी वार्डन और उसकी सहायक पहुंच गईं, लेकिन तभी जहरीली छिपकलियों का झुंड बाहर आया और लड़कों और खजाने को घेर लिया। वार्डन इंतजार करने लगी कि छिपकलियां लड़कों को डसें और खजाना उसके हाथ लगे। अगली सुबह तक छिपकलियों ने दोनों को नहीं डसा। तभी लॉयर पुलिस के साथ पहुंचा। वार्डन ने झूठ गढ़ा कि लड़कों ने खजाना उसके दफ्तर से चुराया है, लेकिन शून्य ने सच साबित कर दिया। खजाने पर स्टैनली के परदादा का नाम खुदा हुआ था। शहर लौटकर लॉयर ने खजाना कार में रख लिया, लेकिन स्टैनली ने जीरो को छोड़े बिना जाने से इनकार कर दिया। जब जीरो की फाइल मांगी गई तो पता चला कि वह गायब थी। जांच करने पर सामने आया कि मिस्टर सर असल में भगोड़ा अपराधी था और पेंडांस्की असली डॉक्टर नहीं था। पुलिस ने तुरंत तीनों मिस्टर सर, पेंडांस्की और वार्डन को गिरफ्तार कर लिया। उसी पल दशकों बाद पहली बार बारिश हुई। लड़के खुशी से चिल्लाते हुए बाहर दौड़े और भीगते रहे। कुछ दिनों बाद स्टैनली और जीरो ने अपने परिवारों के साथ खजाने का बक्सा खोला, जिसमें अपार संपत्ति और कीमती स्टॉक्स थे। स्टैनली ने जीरो से वादा किया कि वह बराबरी का हिस्सा पाएगा और परिवारों ने सहमति जताई। जीरो ने अपने पैसे से सबसे पहले एक प्राइवेट डिटेक्टिव रखा, जिसने उसकी मां को ढूंढ निकाला। दोनों का बेहद भावुक मिलन हुआ। थोड़े ही समय में करेक्शनल फैसिलिटी बंद कर दी गई और लड़कों को असली काउंसलिंग और स्टैनली के पिता की इन्वेंशन बहुत बड़ी सफलता बनी और मशहूर बेसबॉल स्टार अब उनके कमर्शियल्स का चेहरा बना। इस तरह साबित हुआ कि शुरुआत से ही सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ था। आपको यह मूवी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं।